एक बार देखने पर रीवा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सो उसने दोबारा दर्पण में देखा और पूरा ध्यान अपनी आंख के उस कोने पर केंद्रित किया जहां पर उसे संदेह था। क्या त्वचा की यह सिकुड़न उसकी बढ़ती आयु को दिखा रही है? कहीं यह झुर्री तो नहीं? हाँ, यह झुर्री तो है। खुश रहा करो, तनाव लेने से ऐसी झुर्रियाँ आती है चेहरे पर। यह सुना था रीवा ने, लेकिन तनाव तो वह लेती नहीं। बहुत से तनाव लिए नहीं जाते, पर वे हमारे अंतर्मन में इस तरह बैठे होते हैं कि चेहरे पर अनजाने में ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कहा था एक बार रीवा की सहेली सिमरन ने। कोई बात नहीं, अब हम और भी अनुभवी कहलाएंगे इस हल्की सी झुर्री के साथ। 48 वर्षीय रीवा ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। रीवा की आयु भले ही बढ़ गई हो, पर उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार था। गिलास आधा खाली या भरा में उसे उसने सदैव ही भरे गिलास को चुना था। जीवन की हार को भी अच्छे शब्दों में परिभाषित करके उससे एक अच्छा आयाम दे देना रीवा के व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा था। अभी रीवा आईने के सामने से हट नहीं पाई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर एक निश्चित रिंगटोन के बजने से ही रीवा को पता चल गया था कि यह फ़ोन सुबाहु का था। रीवा जब तक मोबाइल उठाती तब तक मोबाइल कट गया, पर रीवा के डायल करने से पहले ही दोबारा कॉल आ गई। उधर से सुबाहु का व्यग्र स्वर था। क्या आंटी, आपने आने में इतनी देर कर दी? हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। और कितनी देर लगाओगी आप? सुबाहु और भी लंबी शिकायत करता, पर रीवा ने बीच में ही रोककर कहा कि अभी उसे 15 मिनट और लगेंगे। सुबाहु का हताशा भरा स्वर ओहो नो रीवा के कानों में सुनाई दिया, जिसे सुनकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी वह। मोबाइल रखकर वह झटपट तैयार होने लगी। रीवा को लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में बने रिजॉर्ट गोमती राइड में पहुंचना था, जहां पर सुबाहु का 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट होना था। सुबाहु अपनी मम्मी रेवती और पापा अभिराज के साथ पहुंच चुका था। रीवा के वहां पहुंचते ही सुबाहु का चेहरा खिल गया और उसने लपक कर रीवा का स्वागत किया। रेवती और अभिराज से मिलने के बाद सुबाहु ने अपने दोस्तों से भी रीवा को मिलवाया और केक काटने के बाद जब गिफ्ट देने की बारी आई तो रीवा सुबाहु को गोमती राइड के लॉन में ले गई, जहां पर एक शानदार कवर से ढकी थी एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक। सुबाहु बाइक देखकर खुशी से चीख पड़ा। अभी वह ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि अभिराज ने रीवा से इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए नाराजगी जताई। कुछ भी महंगी नहीं, सुबाहु के शौक के आगे इस बाइक की कीमत कोई माने नहीं रखती, रीवा ने कहा तो अभिराज प्यार भरी कसमसाहट में पड़े दिखाई दिए, पर कुछ कह नहीं सके। पत्नी रेवती और रीवा एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुबाहु बाइक स्टार्ट कर चुका था। सारे दोस्त सुबाहु से मन ही मन रश कर रहे थे। सुबाहु ने जब से होश संभाला है तब से रीवा आंटी को मेहता परिवार की फैमिली फ्रेंड के रूप में ही जाना है, जो उस परिवार के हर सुख और दुख में शामिल होती थी। सीबीडी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली रीवा मेहता परिवार की नई गाड़ी की प्लानिंग में शामिल होती तो पिकनिक में भी साथ होती। खूबसूरत और अपने जीवन में एक सफल महिला होने के बावजूद रीवा ने शादी क्यों नहीं की, यह बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी। सुबाहु भी उनमें से एक था और उसने कई बार अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश भी की, पर हर बार रीवा ने उसके प्रश्न को टाल दिया। सुबाहु भी अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम में रीवा की सहायता लेता था, फिर चाहे वह कॉलेज के एनुअल डे की स्पीच हो या फिर किसी प्रोजेक्ट का। रीवा भी व्यस्त होने के बावजूद बड़े मनोयोग से सहायता करती थी। सुबाहु की उस दिन सुबाहु देर शाम रात 8 बजे रीवा के फ्लैट पर पहुंचा। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। जब उसकी परेशानी रीवा ने जाननी चाहती थी तो उसने बताया कि उसे उसकी क्लास में साथ पढ़ने वाली एक बहुत सुंदर लड़की से प्यार हो गया है। बधाई हो भाई, तुम्हें प्यार हुआ, इसमें हैरान और परेशान होने वाली बात क्या है, रीवा ने चुटकी लेते हुए कहा। तो सुबाहु ने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा, वह लड़की बहुत सुंदर है और उसे इस बात का गुमान भी है।
कॉलेज का हर लड़का उस पर डोरे डाल रहा है। वह मेरी अच्छी फ्रेंड है। मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, पर उसकी बातों से लगता है कि वह मेरी 25 और उसकी 23 वर्ष की आयु को विवाह के लिए ठीक नहीं मानती और पहले अपना करियर बनाना चाहती है। रीवा बड़े ध्यान से सुबाहु की सारी बातें सुनी। उसने सुबाहु से कुछ एक सवाल किए, मसलन वह उस लड़की को कब से जानता है, वह उसे क्यों पसंद है, इत्यादि। जो उत्तर सुबाहु ने उसे दिए, उसके आधार पर रीवा ने जो फैसला सुनाया वह सुबाहु को बड़ा नागवार गुजरा था। रीवा ने कहा कि कुछ दिनों की जान पहचान और शारीरिक सुंदरता को देखकर होने वाला प्यार अक्सर ही आभासी प्यार होता है। उसमें व्यग्रता तो होती है पर स्थायित्व नहीं होता। जोश और जुनून तो होता है पर गहराई नहीं होती। रीवा की बातें सुबाहु को समझ नहीं आ रही थी। उसने मुंह बनाकर कहा कि प्रेम तो प्रेम होता है, असली और नकली क्या। अक्सर ही नकली चीज़ें असली चीज़ों से भी ज़्यादा असली लगती है। रीवा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुबाहु खींच उठा और बोला, आपने अब तक शादी नहीं की पर प्यार तो किया होगा ना। तो क्या वह नकली प्यार था या कोई ऐसा था जो आपको धोखा देकर चला गया? तो क्या आप पहचान पाई असली और नकली प्यार को? सुबाहु के इन तीखे सवालों पर रीवा का जी चाहा कि वह इन सब बातों का उत्तर दे दे, पर नाजुक विषय और सुबाहु के इमोशन देखकर फिलहाल चुप रह जाना पड़ता था। उसको सुबाहु अभी भी प्यार के जुनून में था, पर उसे भी लगा कि वह थोड़ा अधिक बोल गया है। कुछ देर की खामोशी के बाद रीवा सहज होते हुए बोली कि अभी वह घर चला जाए, सुबह इस मैटर पर बात होगी। सुबाहु वापस लौट आया था पर उसने रीवा के दबे जख्मों को कुरेद दिया था, जिससे अब दर्द की टीस उठनी शुरू हो गई थी और वह टीस चीख चीख कर अपना दर्द किसी दूसरे को बताना चाहती थी। रीवा ने किसी तरह रात काटी और सुबह होते ही सुबाहु से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंची। रेवती और अभिराज उसे देखकर थोड़ा चौंके। रीवा सीधा सुबाहु के कमरे में गई और उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहा, असल में इस पेन ड्राइव के अंदर मेरी डायरी के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें मैं अपनी डायरी पर लिखती थी। सोचती थी समय मिलने पर इन्हें किताब का रूप दूंगी, पर दे नहीं सकी। इस पेन ड्राइव में स्टोर डायरी के पन्ने तुम्हें प्रेम की सही परिभाषा समझाने में मदद करेंगे। रीवा का यह रूप देखकर अभिराज और रेवती दोनों की आंखों में कई सवाल उभर आए थे और सारे सवाल मिलकर यही कह रहे थे कि नहीं रीवा, ये सब उसे बताना ठीक नहीं। पर रीवा भला कहाँ सुनने वाली थी। वह हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गई। अभिराज शांत खड़े थे। उन्होंने इशारे से रेवती को भी शांत रहकर अपना काम करने को कहा। सुबाहु उस पेन ड्राइव में स्टोर बातों को पढ़ने के लिए बहुत व्यग्र हो रहा था। उसने अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा दी और बिस्तर पर लेटकर लैपटॉप बगल में रख लिया और जो कुछ लैपटॉप के स्क्रीन पर आया उसे बड़े ध्यान से वह पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पंक्ति दर पंक्ति पढ़ता गया वैसे वैसे ही उसके चेहरे पर कई रंग बदलते गए और उत्सुकता की चरम सीमा पर पहुंचने लगा। सुबह उसे लेटा न जा सका। उसकी रीढ़ की हड्डी में चेतना और व्यग्रता का संचार तेजी से हो रहा था। वह उठकर बैठ गया, पर इतना सब कैसे हो सकता है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग सका। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर माँ से यही सवाल था। सुबह का, माँ, रीवा आंटी की पेन ड्राइव से मुझे पता चल चुका है कि आप तीनों ने मुझसे बहुत कुछ छिपाया। आप तीनों में एक अद्भुत रिश्ता है। रीवा आंटी और पापा एक दूसरे से कॉलेज के समय से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर रीवा आंटी की दूसरी जाति यानी बढ़ई जाति के होने से पापा के घर वालों को एतराज़ था, जिसके कारण वे दोनों शादी नहीं कर पाए। पर पापा और रीवा आंटी की दोस्ती अब तक कायम है। सुबह किसी के कथाकार की तरह सब कुछ वर्णित कर रहा था और रेवती शांति से उसे सुने जा रही थी। रीवा आंटी का हमारे घर में इतना इन्वॉल्वमेंट, आपने पापा की पत्नी होते हुए भी किसी दूसरी औरत को घर में और हमारे जीवन में दखल सहन कैसे कर लिया। सुबह चुप हो गया था, पर एक प्रश्न चिन्ह उसके चेहरे पर तैर रहा था। रेवती ने अब बोलना ठीक समझा और सुबह को बताया कि जब उसकी शादी अभिराज से हुई
तो किसी भी अन्य लड़की की तरह उसके अरमान भी आसमान छू रहे थे। पर ये अरमान तब धड़ाम हो गए जब एक रात को अभिराज ने खुद ही अपने और रीवा के रिश्ते के बारे में उसे बता दिया। वह सदमे में आ गई थी कि उसका पति पहले से किसी लड़की के प्रेम में रंगा हुआ है। ऐसे में उसका प्रेम फीका ही रह जाएगा और वह अपने हिस्से के प्रेम और अधिकार की मांग करते हुए अभिराज से विवाद कर बैठी। अभिराज से उसने कई हफ्तों तक बात ही नहीं की। विवाह के तुरंत बाद पत्नी से मनमुटाव हो जाए तो उसका असर पूरे घर पर होता ही है। अभिराज भी तनाव में रहने लगे थे। उन्होंने उसे मनाना चाहा पर वह न मानी। रेवती पुरानी यादें बता रही थी पर इस समय उसके चेहरे पर बीती बातों का कैसलापन नहीं दिख रहा था, बल्कि एक असीम शांति छाई हुई थी। रेवती ने आगे बोलना शुरू किया। मैं अभिराज के साथ रिश्ता तोड़ देती अगर उस दिन रीवा ने घर आकर मुझे न समझाया होता कि प्रेम की सही मायने क्या होती है। रीवा के शब्दों में, जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम एक दूसरे के हृदय को स्पर्श तो करता है, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने एक दूसरे के शरीरों को भी स्पर्श किया है। रीवा की इस बात में थोड़ा नरम हुई थी। इसके बाद रीवा अक्सर मुझसे मिलने के लिए घर आने लगी। वह अक्सर हरिवंशराय बच्चन जी की कविता की पंक्तियाँ दोहराती कि जो बीत गई सो बात गई, और बड़े जोशीले अंदाज में कहती, लेट्स मूव ऑन यार। उसकी बातों में कभी कभी बनावटीपन भी लगता था। पर एक बार जब मुझे मेरे भाई के शादी में मायके जाना था, पर उस समय अभिराज अपना नाम और करियर बनाने में व्यस्त थे और चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं और काम की व्यस्तता में उनका ध्यान रखूं। तो रीवा ने मुझे सपोर्ट करते हुए अभिराज से कहा कि शादी के शुरुआती कुछ दिनों में लड़की को अपने मायके आने जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लड़कियों के मन में मायके का प्रेम हिलोरे मारता रहता है। रीवा की इस बात से मेरे मन में उसके लिए थोड़ी जगह बनी, तो बाकी जगह उसने गुजरते वक्त के साथ बना ली। जैसे मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे सिरहाने बैठी रहती और एक नर्स की तरह मेरा ध्यान रखती। जब तुम गर्भ में आए तब भी वह परछाई की तरह मेरे साथ और पास रही। कभी कभी अभिराज से मेरी वकालत करते करते वह लड़ जाती और वुमेनहुड को सपोर्ट करती। उसका मेरी तरफ यह झुकाव भी मुझे असहज बना रहा था। मुझे लगा कि उसका मेरे घर यूँ आना जाना और मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करना, कहीं उसका कोई निजी स्वार्थ या प्रायोजन तो नहीं। रेवती की बातों को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहा था। सुबाव, क्यों करती हो ऐसा? क्या महान बनना चाहती हो अभिराज की नज़रों में? मैं लगभग चीख कर बोली थी रीवा से, लेकिन इस बात का उसने बड़ी शांति से उत्तर दिया। मुझे गलत मत समझो रेवती, तुम अगर कहो तो अभिराज की तरफ देखूंगी भी नहीं और मैं यहाँ आना बंद कर दूंगी, पर फिर भी बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। और फिर उसने मुझे अपनी लिखी पंक्तियाँ सुनाई जो उसने कभी अभिराज के लिए लिखी थी। हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर प्रेम की परिणति विवाह हो यह आवश्यक तो नहीं। ज़रूरी तो प्रेम है जो बेशर्त है, निस्वार्थ और निश्चल। तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे सिवा अब मुझे कोई और नहीं भाएगा, मेरे जीवन में अब कोई और न आएगा। और हाँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ से प्रेम करती रहूँगी, यहाँ तक कि तुम्हारी बाकी सब प्रेमिकाओं से भी। रीवा की इन पंक्तियों ने मेरा मन साफ कर दिया था। मेरी रीवा के प्रति सारी ईर्ष्या तिरोहित होती जा रही थी। भले ही अभिराज से मेरा विवाह हुआ है, पर उससे सच्चा प्रेम तो रीवा ने ही किया है। मैं रीवा के सामने अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रही थी और इसी कारण मैं उसे एक सौतन नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त के रूप में स्वीकार कर पाई। और आज रीवा हम सब की अच्छी फैमिली फ्रेंड है। रेवती खामोश हो गई। अभिराज चाय के घूंट लेने लगे थे। सुबाऊ के मन के अंदर रीवा की एक नई इमेज बन गई थी जो पहले से बहुत अलग थी। वह काफ़ी कुछ समझ गया था और उसके कई सवालों के उत्तर भी मिल गए थे। कुछ दिनों तक उसने रीवा आंटी से कोई संपर्क नहीं किया। एक दिन उसने रीवा आंटी को फ़ोन किया और अपनी बाइक लेकर रीवा को
पिक करने उसके बैंक पहुंच गया और उसे लेकर सीधा अपने घर पर आ गया, जहां पर रेवती और अभिराज पहले से ही रीवा और सुबाऊ का वेट कर रहे थे। रीवा की आंखों में कई प्रश्न तैर रहे थे। जल्द ही उसे इन सब के उत्तर मिल गए। सुबाऊ ने रीवा को सुनहरी जिल्द में लिपटी हुई एक पुस्तक भेंट की। रीवा ने किताब को देखा। किताब का शीर्षक था परिभाषा प्रेम की। रीवा समझ गई थी कि पेन ड्राइव के डिजिटल और व्यक्तिगत पन्नों को किताब के रूप में लाने का साहस रीवा तो नहीं कर पाई थी, पर वह काम सुबाऊ ने कर दिखाया। आंटी, आपसे ही मैंने जाना कि प्रेम किसी को जबरदस्ती पाने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरे के प्यार में अपने प्रेम को ढूंढ लेना ही सच्चा प्यार है। आपसे पापा का मिलन नहीं हो सका, पर आपने उनके परिवार से दोस्ताना निभाकर इस रिश्ते को नई पहचान दी है। और तो और मेरी दोस्त बनकर भी आपने मुझे कई गलत रास्तों में पड़ने से बचाया। सुबाऊ इमोशनल होता इससे पहले ही रीवा बोल पड़ी, यह अनोखा रिश्ता निभा सकी, इसका असली श्रेय जाता है रेवती को, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के शादी से पहले के रिश्ते से द्वेष ही रखती है, पर रेवती ने न केवल मुझे अपने दिल में जगह दी, बल्कि अपने परिवार के मेंबर की तरह रखा। हमारे इस आपसी प्रेम का शीश महल इसलिए खड़ा हो सका क्योंकि इसके सभी स्तंभों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अभिराज बड़ी देर से खामोश खड़े थे और बोल पड़े, अरे भाई, इस पूरी पिक्चर में इस असली हीरो को भी तो याद कर लो तुम लोग। अभिराज के इस नाटकीयता भरे कथन पर सब लोग हंस पड़े थे। रीवा ने सबको एक पास इकट्ठा कर लिया। वह सबकी सेल्फी लेना चाहती थी। सभी ने मोबाइल की तरफ मुस्कुराता चेहरा कर दिया। रीवा ने देखा कि उसकी आंख के कोने पर आई हुई झुर्री अब धुंधला हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।